लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से। किस लिए? ताकि उनका खाना जो है टूट सके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। यानी जब फूड जो है टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उनसे जो है एनर्जी एक्वायर करेंगे यानी लेंगे। फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये लोग फूड को सॉरी ऑक्सीजन को ये लोग इनहेल करेंगे और फिर क्या करेंगे, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा कि फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। ठीक है, फिर देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। देखिए, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है, सबसे पहले है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक चीज़ याद रखना, एरोबिक में आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है और एनारोबिक में सॉरी ऑक्सीजन का absent होता है, ऑक्सीजन absent होता है। ठीक है, absence ऑफ ऑक्सीजन इन, ठीक है, ऑक्सीजन absent होता है और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एरोबिक में है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक में है तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ याद कर लोगे तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे देखो इसमें पहला दिया है कि जैसे ग्लूकोज हम लोग ले लेते हैं, ग्लूकोज को क्या होता है, इसमें आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसमें बता रहा है, तो इसमें क्या है ना, इसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखिए इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस के दौरान ये क्या हो जाता है, टूट जाता है पायरुवेट में और एनर्जी में, जिसमें पायरुवेट में आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में और एनर्जी में टूट जाता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, और पायरुवेट का क्या काम होता है, पायरुवेट का फिर आगे क्या काम होता है, पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी पायरुवेट अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर फिर एनर्जी के फॉर्म में टूट जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में आपका 6 मॉलिक्यूल्स होता है और वाटर में आपका 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया ग्लूकोज का और पायरुवेट का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैं आगे जो बताऊंगा वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें आपका ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एनारोबिक सॉरी एरोबिक प्रोसेस इज मोर देन इन एनारोबिक प्रोसेस, यानी जो आपका एनर्जी का रिलीज है, यानी एनर्जी का जो अमाउंट है, ठीक है, वो एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा रिलीज होता है। अगर हम लोग एनारोबिक प्रोसेस में देखें तो उसे कंपेयर करें तो एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है और एनारोबिक प्रोसेस में एनर्जी कम रिलीज होता है। ठीक है, एनारोबिक की बात कर रहे हैं, एनारोबिक में ये ईस्ट में, ह्यूमन मसल में और कई इस तरह के चीज़ों में जो कि डिस्कस किया गया नीचे, उनमें ये पाया जाता है। जैसे कि ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में आपका ये ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर लिखा गया, तो इसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होता है, देखो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के अंदर, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। ये क्या होता है, क्या टूटता है, किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है, एनर्जी में टूटता है। और जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन का अब्सेंस हो, ईस्ट का बात कर रहा है अब, तो ईस्ट में क्या होता है, यही एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है कि ग्लूकोज की बात किया और ग्लूकोज के बाद पायरुवेट की बात किया, देखो इधर से। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, और ये ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुवेट में, फिर एनर्जी में। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है इन मसल्स, यानी कि हमारे मसल्स में, तो ये किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह सुबह तुम दौड़ लगा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो तुम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किए एक्सरसाइज में। तो उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज के दौरान तुम देखते हो तुम्हारे पैर के जो मसल्स होते हैं वो दुखने लगता है, यानी तुम्हारा सांस भी फूलता है। तुम एक तो अचानक से रुकोगे 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद, दौड़ लगाने के बाद, तो तुम अचानक से रुकोगे तो तुम्हारा ऑक्सीजन, मतलब तुम हांफने लगोगे भाई। ठीक है, तुम हांफने लगोगे तो उस दौरान क्या होता है कि आपका जो पैर का मसल है उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल सेल में आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है लैक्टिक एसिड, कहाँ बनता है, आपके मसल्स में। यानी इसमें तो देखो ऑक्सीजन है लेकिन थोड़ा है। फिर ईस्ट में आपका ऑक्सीजन एकदम ही नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात ही नहीं है। ठीक है, बात खत्म है। लेकिन मसल में है, ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, इस वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूरा समरी दिया हुआ है कि ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। इन साइटोप्लाज्म ये किस में टूट जाते हैं, पायरुवेट में और एनर्जी में, जिसमें पायरुवेट का 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये पूरा इसका समरी है एनारोबिक और एनारोबिक का। ठीक है, ये दोनों का समरी है पूरा। और इसी में से अब ये सिर्फ तुम यही देख लोगे ना, तो तुमने अभी तक जो पढ़ा, मैंने जो पढ़ा है वो सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 पॉइंट हैं वो तुम वीडियो को पीछे करके देख लेना। लेकिन अभी जो मैं ये बताने जा रहा हूँ ना, ये सभी का मतलब जो मैंने पढ़ा है उसका पूरा समरी है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट और एनर्जी में टूटता है। इसमें पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अब पायरुवेट और एनर्जी हम लोग ईस्ट में देखेंगे, फिर मसल सेल में देखेंगे, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे। ठीक ना, हम लोग ईस्ट में देखेंगे, मसल सेल में देखेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए ईस्ट में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन एकदम ही नहीं है, 1 भी % नहीं है। तो इसमें एथेनॉल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी में। फिर मसल में, हमारे मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत है, तो इसमें क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है। और अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छा खासा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस है पूरा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है ना, तो ये पूरा समरी है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी जनरेटेड इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल। यानी देखो, एनर्जी जो जनरेट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो आपका एनर्जी यहाँ पर देखो जनरेट हुआ है, यहाँ पर एनर्जी जनरेट हुआ है ना, तो वो तुरंत आपका एटीपी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में लग जाता है एनर्जी, which is used to fuel all other activities in the cell such as contraction of muscles, conduction of nerve impulses, protein synthesis and etc. और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है ना, ये किस किस चीज़ में काम आते हैं, जैसे कि देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन में, फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन में, फिर प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इसमें क्या होता है, यानी जब एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होगा तो इसके दौरान एटीपी टूटेगा, इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये क्या करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एक पहले से तय हुआ
एक फिक्स अमाउंट में जो है एनर्जी को जनरेट करेगा, विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो कि इसके बाद एनर्जी जनरेट करने के बाद ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को उत्पन्न करेगा, टेकिंग प्लेस इन द सेल। और ये जो प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, सेल्स में ही होगा। और यहाँ पर देखो एटीपी के बारे में कुछ दिया है, अगर तुमको नहीं पता है तो देखो एटीपी क्या होता है, एटीपी को बता देता हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो कई बार पूछता है कि विच इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो बोल देना एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या दिया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू बिल्ड अप एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक प्रोस्पेट। यहाँ पर देखो थोड़ा आसान भाषा में दिया, देखो एडीपी ये जो है आपका एक पाई और जुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इस पी आई को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में आपका आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, तो ये क्या बनाता है, एटीपी। क्या बनाता है, एटीपी। ठीक है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। तो ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं अपने लिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपका समरी दिया है कि भाई एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है। तो एरोबिक में क्या है, एरोबिक जो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये अब्सेंस में होता है ऑक्सीजन के। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यानी फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट रहता है। यहाँ पर एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका साइटोप्लाज्म में शुरू होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में तक कंटिन्यू रहता है, और ये आपका सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही अक्योर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स के बारे में डिस्कस होता है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2। तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। क्या क्या पता है, क्या पता है, ये पता है कि हम लोग ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं ना इनटेक करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग यानी ये ह्यूमन लोग, ह्यूमन्स एनिमल्स, ये सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और वहीं प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे द्वारा जो छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को ऐसा प्रोडक्ट बना के छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग लेटर फर्दर इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जैसे कि हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो उस तरह की चीज़ें उनके पास नहीं है, प्लांट्स के पास नहीं है, एकदम अब्सेंट है। तो इसमें क्या होता है, कैसे कैसे होता है, देखो सबको पता है। पिछले क्लास में अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो ये आपको नहीं समझ में आएगा उतना। तो पहला वाला पार्ट देख लेना लाइफ प्रोसेस का, जो मैंने अपने चैनल पर डाला है। तो देखो स्टोमेटा के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तुमको ही पता होगा। तो the organs such as leaves, roots and stems involve in the gases का एक्सचेंज में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं और स्टेम्स। ठीक है, ये सभी जो है गैसेस की एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका कैसे इन्वॉल्व होता है, क्या काम होता है इनका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीव्स की बात करेंगे। लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स देखो क्या है। तो ये जो लीव्स के अंदर हो रहा है,
जो रेस्पिरेशन, इसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ये आपका गैसेस एक्सचेंज करने का प्रोसेस है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये स्टोमेटा के रास्ते होता है, लीव्स के अंदर, प्लांट्स में। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो तरीके का गैसेस एक्सचेंज होता है। पहला तो आपका फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरा आपका रेस्पिरेशन होगा। देखो, डे टाइम में जब दिन होता है ना, तो जो रेस्पिरे सॉरी, जब डे टाइम होता है यानी दिन होता है, तो सुबह सुबह ये क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। लेकिन रात के समय इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि इसमें रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ये, और ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं प्लांट्स के लीव्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये फिगर भी देख पा रहे होगे, और ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है। इस फ्लो चार्ट को आप देख लोगे तो ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया ये समझ में आ जाएगा कि मतलब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा और रात के समय रेस्पिरेशन होगा। अब हमने लीव्स की बात तो कर ली, लेकिन रूट्स की बात करते हैं। रूट्स में कैसे होता है? रूट्स के अंदर भी डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। बस ऑक्सीजन क्या होता है, रूट हेयर में डिफ्यूज हो जाता है, और ये रूट के सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसको डिफ्यूज करके रूट के सेल्स में भेजा जाता है, और इसी रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है सॉइल के अंदर। ठीक है। तो ये रूट का बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है। अब आते हैं हम लोग स्टेम्स के अंदर। स्टेम्स के अंदर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि जैसे जो वुडी प्लांट्स होता है, जो जिसमें लकड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, तो उनके जो वुड्स हैं, लकड़ी, उसके ऊपर छोटा छोटा पोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिसल्स। इसी के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम, यानी ऑक्सीजन जो है वो इसी लेंटिसल पोर के अंदर डिफ्यूज होता है, और ये फिर वेसल्स के थ्रू पास होती हैं इनर सेल्स में, अंदर की सेल्स में। और ये इसी तरीके से स्टेम्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर आप हर्बेशियस प्लांट्स को देखो जिसमें हर्ब्स होते हैं, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स आप देख लो, तो इसमें क्या होता है, स्टोमेटा ऑन द स्टेम एड इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी जो जिन पौधों के पास ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं होती हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे कि तुलसी, बसिल प्लांट आप देखो, वो ज़्यादा वोडी नहीं होती, लकड़ीदार पौधा नहीं होता है पहली बात। तो वो एक हर्बेशियस प्लांट है, तो उसमें स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन जो वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर लेंटिसल्स के पोर्स से पोर्स होते हैं, उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब एनिमल्स के अंदर देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, एनिमल के अंदर एक रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम होता है, हर एक ऑर्गन होता है, और वो ऑर्गन को हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेटरी सरफेस की। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं ताकि बढ़िया से गैसेस एक्सचेंज हो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन होना चाहिए। ठीक है, ये थिन होना चाहिए, पतला वर्ल्ड होना चाहिए, पतला लेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद बी मोइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन, यानी वो जो सरफेस होना चाहिए वो गीला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाए। फिर उसके बाद हैव लार्ज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया जो उसका होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस का, वो ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और उस सरफेस एरिया में अच्छा खासा ब्लड सप्लाई होना चाहिए, वो ब्लड सप्लाई वहाँ पर अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चार चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के पास होना चाहिए ताकि बढ़िया से एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज हो। देखिए, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में एक गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे कि देखो, इनके पास क्या होता है, नाक से ये सांस नहीं लेते, ये अपने गिल्स से लेते हैं। जैसे कि हम लोग
आप देखते हैं कि एयर के अंदर, हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है इसमें कि जो फिशेस का एक एग्जांपल लेते हैं। तो फिशेस क्या करती हैं कि सबसे पहले तो अपने मुंह में पानी ले लेती हैं, फिर इनको अपने गिल्स की तरफ पास करते हैं। गिल्स की तरफ पास करने के बाद वो अपने जो ब्लड फ्लोइंग ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी तरफ इन ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देती है। यानी गिल्स वो जगह जहाँ पर ऑक्सीजन जो है फिल्टर होके वो ब्लड वेसल्स के पास चले जाते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। और इस तरीके से फिशेस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो टेक मतलब वो जगह लेती है। ठीक है। तो इस तरीके से फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो हम लोग के पास मान लो गिल नहीं है, गिल्स नहीं है, इसलिए हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। लेकिन जो फिशेस होती हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं ताकि वो सांस ले सकें पानी के अंदर। ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग अपना ही देखते हैं, अपना ही एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक देख लेते हैं अपना पार्ट्स, हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो देखो सबसे पहले तो नोस के बारे में अभी पढ़ेंगे, नोस का क्या काम होता है, नेसल पैसेज का क्या काम होता है। ठीक है। नोस के बाद नेसल पैसेज, फिर उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स, फिर आता है आपका लैरिंग्स, फिर आता है आपका ट्रैकिया जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। यहाँ से आपका खाना, मतलब यहाँ से आपका लैरिंग्स के बाद आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो विंड पाइप होता है ट्रैकिया, और दूसरा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस आपका फूड को स्टमक की तरफ ले जाता है, और ट्रैकिया जो है वो सांस को यानी हवा को वो लंग्स की तरफ मोड़ देता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, रिंग तरह का, रिंग रिंग, ठीक है, गोल गोल देख रहे हो, इसी को कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर आता है आपका रिब्स, फिर आता है इसके अंदर लंग्स, फिर ये ब्रोनकायोल्स। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका ब्रोनकायोल्स है। ठीक है। फिर आता है आपका एल्वोली सैक। यहाँ पर देखो ये एक पूरा जूम करके दिखाया है, यानी ये जो आप छोटा छोटा देख रहे हो ना बैलून टाइप का, इसको जूम करके स्पेशली दिखाया गया है। एल्वोली इस तरीके का दिखता है, इसके अंदर ही ऑक्सीजन आके यहीं से फिर उल्टा आपके नाक रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। फिर यहाँ पर आपका आता है आखिरी पार्ट, डायफ्राम। सांस लेने पे ये उठता है ऊपर, और सांस लेने पे ये रिलैक्स हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है। और जब आपको हिचकी आता है तो ये ज़्यादा तेज़ी से इसका मूवमेंट होता है, ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है, ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है। तो इन सबों के हम लोग आ, देख लेते हैं कि काम क्या होता है इन सबों का। तो कुछ फंक्शंस दिए हैं यहाँ पर, तो फंक्शंस को देख लेते हैं हम लोग। देखो नॉस्ट्रिल्स का क्या काम होता है। नॉस्ट्रिल्स के अंदर हवा जाता है, मतलब ये बेसिकली इसके अंदर हवा जाता है, इसी रास्ते हवा जाता है, इसको हम लोग नोस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और म्यूकस होते हैं, म्यूकस, जो कि क्या करते हैं एयर के अंदर जो आ, खराब पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स, उनको फिल्टर कर देते हैं, जो कि छींक के रास्ते फर्दर आउट हो जाती हैं, नाक रास्ते। ठीक है। फिर आता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज का क्या काम होता है, एयर एंटरिंग द नोस्ट्रिल्स लीड्स टू द नेसल पैसेज, यानी नोस्ट्रिल्स के बाद ये नेसल पैसेज में आपका सांस अंदर जाता है। फिर नेसल पैसेज के बाद फेरिंग्स के अंदर आता है। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, इट पासेस एयर टू द लैरिंग्स। फेरिंग्स जो है फर्दर लैरिंग्स के पास हवा को भेज देता है। लैरिंग्स का, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स जो आपका साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको, वोकल कॉर्ड,
जिस रास्ते आपका आवाज़ निकलता है, जैसे मेरे गले से आवाज़ निकल रहा है, तुम्हारे गले से आवाज़ निकल रहा है, ये आपका साउंड बॉक्स निकालता है, लैरिंग्स। ठीक है, जो कि नेक रीजन के पास लोकेटेड होता है और ट्रैकिया के सामने होता है। इट प्रोड्यूसेस साउंड, इसका क्या काम होता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है आपके गले रास्ते। ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, यहाँ से क्या होता है, द एयर पासिंग फ्रॉम द फेरिंग्स गोस इनटू ट्रैकिया, यानी जो हवा होता है ना वो फर्दर सॉरी, जो हवा जो लैरिंग्स होता है वो एयर को ट्रैकिया को पास कर देता है। फिर ये क्या काम करता है, ट्रैकिया ओपन अलाउिंग द पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स। ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया का क्या काम होता है कि जो एयर होता है उसको फिर लंग्स की तरफ भेज देता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई पार्ट है। ब्रोनकाई क्या करता है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, यानी ट्रैकिया जो है वो ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोनकाई। ब्रोनकाई क्या करता है, आफ्टर एंटरिंग द थोरासिक कैविटी विच फर्दर एक्सटेंड्स इनटू ईच लंग, यानी अब ब्रोनकाई के बाद ये दो दो लंग्स में डिवाइड हो जाता है। अब देखो, ब्रोनकाई का भी दो सब डिवीजन होता है, इसको इस सब डिवीजन को कहते हैं ब्रोनकायोल्स। ब्रोनकायोल्स एक स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्रोनकाई के सब डिवीजन होते हैं। ईच ब्रोनकायोल फाइनली टर्मिनेट्स इनटू मैनी एल्वोली, यानी आपके जो ब्रोनकायोल्स हैं वो कई सारे एल्वोली में, आप देख रहे थे ना छोटा छोटा गुब्बारा, वो कई सारे एल्वोली थे, वो फर्दर डिवीजन है ब्रोनकायोल्स के। ठीक है। फिर एल्वोली, एल्वोली का क्या काम होता है, इसको हम लोग सिंगुलर एल्वोलस कहते हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल वर्ड है एल्वोली। तो ये क्या करता है, ये बैलून स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लंग्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ एल्वोली प्रेजेंट होते हैं टू प्रोवाइड सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया बेसिकली प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। जब हवा अंदर आता है तो ये फूल जाते हैं बैलून की तरह, और जब हवा बाहर निकल जाता है आपके नाक की तरफ नाक के रास्ते, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, पचक जाते हैं। जैसे बैलून होता है ना, बैलून के अंदर हवा भरते हो तो किस तरह से फूल जाता है, और जब हवा निकलता है तो पिचक जाता है। ये कुछ उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ब्रोनकायोस के डिवीजन होते हैं। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ह्यूमन एल्वोलर सरफेस मैन स्प्रेड कैन इंक्रीज एंड कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर, यानी अगर इसके अंदर हवा भर दिया जाए तो कम से कम इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 80 मीटर 80 मीटर स्क्वायर जितना फुल जाएगा, इसका सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा, कितना, 80 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बताया कि जो एल्वोली का जो वॉल होता है वो उसकी तरफ जो है ज़्यादा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। रिब्स का क्या, अरे भाई देखो, रिब्स क्या होता है, ये तो तुम्हारा लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसका ये बेसिकली काम होता है। इसके अंदर क्या होता है, 12 पेयर्स बोन्स होते हैं थोरासिक रीजन में। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं। ठीक है। और ये करता है लंग्स जो कि बीच में मतलब ये लेफ्ट साइड, तो हल्का सा लेफ्ट साइड में और सेंटर में आता है। ठीक है, ज़्यादा लेफ्ट में नहीं है हम लोगों के, लेकिन थोड़ा सा बीच में है। तो और ये लंग्स के मतलब लंग्स भी इसको कवर करता है। ठीक है, लंग्स इसको आधा कवर करता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और थोड़ा सा बीच सेंटर की तरफ है, बॉटम। ठीक है, तो रिब्स इन दोनों को कवर करता है, किसको, लंग्स और हार्ट को। फिर आता है लंग्स, भाई तुमको पता है इसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को रिलीज कर देता है। दे आर इनक्लोज्ड बाई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स प्लूरा, यानी लंग्स का एक मेम्ब्रेन होता है, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या, प्लूरा, PLURA। ठीक है, प्लूरा एक मेम्ब्रेन होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। डायफ्राम मैंने तुमको बताया था कि जब लंग्स हवा उसके अंदर बढ़ता है तो ये ऊपर उड़ जाता है,
और फिर नीचे उड़ जाता है जब हवा छूट जाता है तो। और ये कहाँ होता है? ये थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में लोकेटेड होता है। अब थोरैक्स क्या है, एब्डोमेन क्या है, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस वैसे ही, ठीक है, ज्ञानवर्धन चीज़ें हैं, ताकि तुम लोगों को मतलब इतना हल्का फुल्का आइडिया मिल जाए। अब ये कुछ चीज़ दिया है, स्मोकिंग और लंग कैंसर, स्मोकिंग कैसे लंग कैंसर करता है, तो ये वीडियो पॉज करके तुम लोग पढ़ सकते हो भाई, वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुमको ज़्यादा ज्ञान लेना है तो तुम इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज का क्या मैकेनिज्म है, इसको फ्लो चार्ट की मदद से दिखाया गया है। तो इनहेलेशन का डिफिनेशन दिया है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करना, उसको टेकिंग मतलब अंदर लेना ही इसको इनहेलेशन कहते हैं। ये इनहेलेशन का फ्लो चार्ट बताया है, इनहेलेशन किस किस प्रोसेस से गुजरता है। फिर इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल जाता है एल्वोली में। तो यहाँ पर देखो, द वॉल्स ऑफ एल्वोली कंटेंस, ये मैंने बता दिया है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं एल्वोली के अंदर, वॉल्स के अंदर। तो ये कुछ यहाँ पर प्रोसेस बताया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक्सेलेशन क्या होता है भाई, जो आप सांस को बाहर छोड़ देते हो अपने नाक के रास्ते, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी को कहते हैं एक्सेलेशन। तुमको पता ही है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। During the breathing cycle, when air is taken in and thrown out, the lungs always contain a residual volume of air. तो मतलब जब भी ब्रीथिंग साइकिल के दौरान आप एयर को अंदर लेते हो या बाहर छोड़ देते हो, उस दौरान हमेशा के लिए लंग्स के पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, यानी एक फिक्स्ड, एक पैक तरीके का, एक ऑलरेडी एयर उसमें कंटेन होता है। ऐसा नहीं है कि आप सांस लेना बंद कर दोगे तो आपके लंग्स के अंदर हवा ही नहीं रहेगा, है, उसके अंदर एक वॉल्यूम रहेगा, एयर का एक वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम रहेगा, जो कि आप सांस लेने के अंदर और बाहर छोड़ने के दौरान भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका यही मतलब था। अब हीमोग्लोबिन के बारे में देखो, हीमोग्लोबिन मतलब क्या चीज़ है। हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि ब्लड में पाया जाता है, और ये क्या करता है मतलब ब्लड को लाल बनाता है, यानी अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो आपका जो ब्लड है वो लाल नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी हाई एफिनिटी, इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन एंड इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर होता है और इसके अंदर हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए। फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के लाल कलर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन से अगर कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और ये ब्लड के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अब अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, बहुत जल्द आ रहा है वो अगला पार्ट। तो अगर तुम लोग को ये चीज़ समझ में आया सेकंड पार्ट लाइफ प्रोसेस का, तो तुम लोग इसको शेयर कर सकते हो। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो।